हेलो एवरीवन, मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल स्टैप हिमाचल में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटेड है जेओआईटी के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, पैटर्न और हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके। और उसके बाद हम डिस्कस करें कि हम किस तरीके से हमने स्टार्ट करनी है अपनी प्रेपरेशन। तो ये सारा कुछ आज की क्लास में होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक आपने रहना है ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल सके जेओआईटी के एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्कोप देख लेते हैं आज की क्लास का कि आज हमने देखना क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारे मेन हेडिंग्स हैं उसमें है एलिजिबिलिटी, कि क्या एलिजिबिलिटी होती है एग्जाम को अपेयर करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सिलेबस डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 24 और अप्रैल को, यानी कि आज से 3 दिन पहले जेओआईटी का पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, जिसका आंसर की डिटेल्ड आंसर की भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, पहले क्या पैटर्न था, अब क्या पैटर्न है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे स्ट्रैटेजी टू कवर कंप्यूटर। जैसे आप सभी को पता है दोस्तों कि 70% जो सिलेबस है वो कंप्यूटर ही है, तो कंप्यूटर का क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि डेली बेसिस पे अब हम क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए इवनिंग को 8 PM पे, और ये स्पेशल टाइम रहेगा सिर्फ जेओआईटी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी से, कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 10+2 एलिजिबिलिटी है। अगर आपने 10+2 करी हुई है तो आप जेओआईटी का एग्जाम भर सकते हो, या फिर 10th के बाद अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आईटी करी हुई है, आईटीआई करा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा 1-2 साल का अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है वैलिड, तो आप इस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाइड हो। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन आपकी सफिशेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो इसकी जो एज लिमिट रहती है, ये एज लिमिट रहती है अप टू 45 ईयर्स, अप टू 45 ईयर्स। ठीक है जी, 18 to 45 ईयर्स इसकी जो है एज लिमिट है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए एलिजिबिलिटी, आई होप आप सभी को क्लियर होगी। एक तो इसमें +2 चाहिए या फिर 10th के साथ कोई एक डिप्लोमा 1 या 2 साल का, ठीक है, और एज लिमिट अप टू 45 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जो करंट पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारा HPSSC वो है 200 क्वेश्चंस का। इससे पहले अगर मैं ओल्ड पैटर्न की बात करूं तो ओल्ड पैटर्न में क्या था, हमारे पास 170 MCQs होते थे कंसिस्टिंग ऑफ 85 मार्क्स। टाइमिंग 2 आवर्स की ही थी, ठीक है। लेकिन इस बार का जो पेपर हुआ है 24 अप्रैल को जो पेपर हुआ है उसमें 200 क्वेश्चन थे दोस्तों, 100 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा। टाइमिंग इसमें भी क्या है, 2 आवर्स है। ठीक है, और जैसे ही आप एग्जाम क्रैक करते हो, मान लो अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके लिए आपको फिर फेज 2 में आना पड़ेगा, और सेकंड फेज इसका है टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। तो दोनों का प्रोविजन है दोस्तों, 30 वर्ड्स पर मिनट या तो इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, या फिर और लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोनों में आपको टाइपिंग चाहिए होगा, जहां तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। अगर इंग्लिश में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट है, और अगर हिंदी में है तो 25 वर्ड्स पर मिनट होगा। क्लियर। तो इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगा, और मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज ए क्लर्क। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने जेओआईटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। अगर आपने प्रेपरेशन शुरू करनी हो किसी भी एग्जाम की तो सबसे पहले तो हम सिलेबस ही देखते हैं ना, कि सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट आता है वो आता है कंप्यूटर सेक्शन का, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, जिसमें टोटल 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर जब हम 170 क्वेश्चंस वाला पैटर्न फॉलो करते थे, यानी कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वहां पे 120 क्वेश्चंस, 100 to 120 क्वेश्चंस पूछे जाते थे कंप्यूटर के। लेकिन इस बार का जो एग्जाम हुआ अभी 3 दिन पहले, उसमें 140 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल। ठीक है, और कुछ ये टॉपिक है जो ऑफिशियल बताया हुआ है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको ये भी आगे चल के बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चैप्टर है हमारे पास दोस्तों, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें जनरेशन हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन हैं।
ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विंडोज के ऊपर 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा बेसिक डोस कमांड्स जो होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो इसमें एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये 3 चीजें आती हैं। हालांकि एमएस एक्सेस भी आता है इसमें, आउटलुक भी आता है, लेकिन बेसिकली 3 चीजें आती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वर्ड के ऊपर, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट देखो 18 क्वेश्चन वर्ड के थे। एक्सेल की बात करें इसमें भी 16 to 17 क्वेश्चन थे, पावर पॉइंट में 12-13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो मोटे मोटे 50 एमसीक्यूज सिर्फ इसी सेक्शन में से पूछे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से, ठीक है जी। इसमें एक्सेस, पब्लिशर वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा वर्ड प्रोसेसिंग एंड एलिमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब मैं कंप्यूटर की आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। स्प्रेडशीट्स मतलब एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीबीएमएस है, डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। इंटरनेट एंड इंट्रानेट बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज इंट्रानेट। उसके बाद आएगा www, ईमेल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, गेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। HTML के ऊपर दोस्तों 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। C और C++ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया था, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आता है। और MS DOS के ऊपर भी एक क्वेश्चन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस होता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के टॉपिक्स आई होप आप सभी को पता चल गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा कि देखो 140 क्वेश्चंस तो आएंगे कंप्यूटर के, बाकी के 60 क्वेश्चंस किसके रहेंगे, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों वो है HPGK। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास HPGK के, ऑलमोस्ट 25% कह सकते हैं हम, है ना। 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 60, तो 25% वेटेज जो है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में HPGK की रहती है, ठीक है। और HPGK ऑब्वियसली होगी क्योंकि एग्जाम भी HP का ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जर्नल स्टडीज। अब जर्नल स्टडीज में क्या क्या होता है दोस्तों, एशियन हिस्ट्री होती है, मिडिवल हिस्ट्री होती है, कल्चर होता है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री आएगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, इकोनॉमी के क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2, 5, 8 और इन दोनों को मिला के 10। तो टोटल 25 क्वेश्चंस थे जो इनमें से पूछे गए थे, है ना। 25 to 27 थे आई थिंक, इसके शायद 3 थे आई थिंक, है ना। तो आगे चल के पूरा ब्रेकअप भी बताऊंगा, लास्ट ईयर का पूरा हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो जर्नल स्टडीज होता है ये भी लगभग 25 to 30 क्वेश्चन आपको देके जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, ये वेरी कर सकता है क्योंकि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स को वो मर्ज करके भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हिंदी एंड इंग्लिश। इस बार हिंदी और इंग्लिश के 4 MCQ पूछे गए थे दोस्तों, बट इसके आने के ज्यादा आने के चांसेस है, अगर नेक्स्ट जो एग्जाम्स आएंगे उनमें इनके आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट में आएगी रीजनिंग। रीजनिंग के दोस्तों 3 MCQ पूछे गए थे और मैथ का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो उसमें मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सिलेबस का पार्ट है, मैथ का भी सेक्शन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। क्लियर? तो आई थिंक आपको सिलेबस तो सबको क्लियर हो गया होगा कि मेजोरिटी में तो आता है कंप्यूटर, उसके सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हमने। उसके बाद HPGK है, फिर जनरल स्टडीज है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है। इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के भी रहते हैं, ठीक है। ये सारा GS में आता है। फिर करंट अफेयर्स है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, और उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ। तो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे 3 और मैथ का क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 24 ऑफ अप्रैल को। 24 ऑफ अप्रैल 2022 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें किसकी क्या वेटेज थी, ठीक है। कौन से एग्जाम की कितनी कौन से कंपोनेंट की कितनी वेटेज थी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, इजी लेवल के क्वेश्चन,
मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और हार्ड लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं इजी लेवल के क्वेश्चंस की बात करूं तो दोस्तों 140 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, जो ज्यादा मुश्किल नहीं थे, जो इजीली डुएबल थे। जैसे सीपीयू में सी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, रैम कहाँ लगती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, ठीक है ना। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऐसे फर्स्ट जो हमारी प्रोग्रामर थी, है ना, लेडी अडा लेवलेस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 70 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो इजीली डुएबल थे। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो 70 क्वेश्चन आपको इजी लेवल के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लगभग अगर हम बात करें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की, तो 45 to 50 क्वेश्चन थे थोड़े मॉडरेट, जिनमें तो आपको थोड़ा अच्छे लेवल का कंप्यूटर आना चाहिए, तभी आप उनके आंसर दे पाओगे, ठीक है, तभी आप उनके आंसर दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हार्ड लेवल। तो दोस्तों 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए डेडिकेटली आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। जैसे HTML के क्वेश्चंस हो गए, उसके अलावा कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन्स भी थे जो डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर थे, तो वो सारे हार्ड लेवल में काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज जो है वो 1 इंच का कितना पार्ट होता है ना, तो वो काफ़ी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे जिनको मैंने हार्ड की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंशिएंट इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया में भी दोस्तों इसमें इजी लेवल के 2 क्वेश्चन थे और इसमें मॉडरेट कुछ नहीं था, इसमें सीधा हार्ड ही था, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्चुअल नहीं था। फैक्चुअल से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि हार्ड लेवल में ही कंसिडर करेंगे। अगर हम बात करें JOA IT के एग्जाम की, तो दोस्तों +2 लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो वो क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल के ही होंगे, ठीक है ना। तो सेकंड आता है हमारे पास यहाँ पे मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन सिंपल ही पूछे गए थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ठीक है। अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूँ दोस्तों, मॉडर्न इंडिया से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी 2 इजी क्वेश्चन थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस नॉर्मल जैसे आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा इसमें आपको मुश्किल का देखने का मतलब कि नहीं मिलेगा, मॉडरेट क्वेश्चन थे, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी सारे मॉडरेट थे, जिसमें लेयर्स के बारे में पूछा गया था कि फर्स्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की, इस तरीके के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्वेश्चन भी दोस्तों मॉडर्न थे, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। कि जैसे एक क्वेश्चन था, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इनडायरेक्ट टूल कौन सा है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो इनडायरेक्ट टूल पूछा हुआ था, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन था। तो जिसने मतलब नॉर्मल पढ़ी हुई है उसने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, साइंस के क्वेश्चन थे, इसको भी मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखूंगा एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ चुके थे इसमें, ठीक है। रीजनिंग बिल्कुल इजी थी, इसको मॉडरेट भी नहीं कहेंगे हम। करंट अफेयर भी हमारे मॉडरेट लेवल के ही थे, ठीक है। इंग्लिश हमारी इजी थी, ठीक है। हिंदी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी हुई है तो फिर तो इसको आप इजी ही काउंट करोगे। और HPGK थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन इजी भी थे दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था। तो इस तरीके से जो 24 अप्रैल वाला पेपर था, देखो एक +2 जो पास स्टूडेंट है जो JOIT की तैयारी कर रहा है, मेरा मेन कंसर्न उसी के साथ ही है। जो एक +2 पास स्टूडेंट है उसने अभी से प्रेपरेशन करना शुरू किया है ना, जब अभी शुरू करना है, तो उसके लिए तो देखो ये मुश्किल ही होगा, उसके लिए ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ उसने नया पढ़ना है। आसान ये जो मैंने अभी एनालिसिस दिया है, ये एनालिसिस है +2 पास स्टूडेंट वाला। अगर मैं ग्रेजुएट्स की बात करूं जो ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि इसको ये क्वेश्चन सारे ईजी लगे हों, जो मैंने मॉडरेट बोले हैं, जो मैंने हार्ड बोले हों उसके लिए मॉडरेट हो, तो हो सकता है ये भी चीज़, है ना। हो सकता है कि उसके लिए हिंदी बहुत ईजी आ रही हो, क्योंकि समास वगैरह पूछे हुए थे इसमें, है ना, पर्यायवाची शब्द पूछे हुए थे, तो उसके लिए हो सकता है कि ईजी हो। तो मेरा जो मेन जो एनालिसिस है वो एक ऐसे स्टूडेंट के लिए है दोस्तों, जिसने अभी +2 पास करी है, या वो +2 पास ही और इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, या अभी उसने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, 23 चैप्टर्स जो हैं जो ऑफिशियल हैं, लेकिन क्वेश्चंस कहां से आए हैं? क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। कितने क्वेश्चन थे? 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। 9 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है, जिसमें वर्किंग ऑफ कंप्यूटर भी था। MS वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा 18, एक्सेल के ऊपर 15, पावर पॉइंट के ऊपर 8, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 41 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस के थे, ठीक है।
एक्सेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, आउटलुक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद HTML लैंग्वेज है दोस्तों, 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जिसने HTML कभी पढ़ी ही नहीं, जो +2 पास स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए तो दोस्तों डिफिकल्टी है, उसने कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग मेमोरी, क्योंकि मेमोरी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर, तो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 42। अकेले मेमोरी के ऊपर आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ मेमोरी के ऊपर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, इसके ऊपर 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेटवर्किंग के तो भर भर के क्वेश्चन थे और इजी टू मॉडरेट ही थे सारे के सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों डीवीएमएस के ऊपर और 3-4 क्वेश्चन थे मिसलेनियस यानी कि फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हमारे पास 140 है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये तो पता चल ही गया होगा अब कि सिलेबस एक्चुअल में क्या है, ठीक है, उसका मतलब कि पैटर्न क्या होता है JOIT के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो जी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कंप्यूटर को अगर आपने कवर करना है तो, ठीक है। तो देखो अगर आपने कंप्यूटर सेक्शन को कवर करना है तो उसके लिए बेसिकली 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन पे आप फोकस कर सकते हो। सबसे पहले देखो आपने ये सेग्रीगेशन करनी है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि 24 के 24 चैप्टर पढ़ने हैं, हम कुछ ऐसे चैप्टर्स को पिक करेंगे जो ऑलमोस्ट हमारा 90% सिलेबस कवर करें, ठीक है। तो वो कौन से चैप्टर हैं दोस्तों? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें मेमोरी होगा, मेमोरी भी पार्ट होगा, ठीक है। MS ऑफिस, ठीक है। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ठीक है। इसमें डेटा कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आपने देखा अगर आप इन चैप्टर्स की बात करें, हालांकि ये छोटे चैप्टर्स नहीं है, ऑलमोस्ट 60% सिलेबस ये भी कवर कर देते हैं, क्योंकि जो 23-24 चैप्टर्स लिखे हैं उसमें इसको ही 4 बार लिखा हुआ है, इसको 2 बार लिखा हुआ है, इसको अलग से 1 बार लिखा है, इनको 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको भी 2 बार लिखा हुआ है। तो लगभग 6, 2, 8, 9, 2, 11 चैप्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, टोटल। और इन 11 चैप्टर से आप अगर चेक करोगे तो आपको 120+ MCQs देखने को मिल जाएंगे, इनमें आपको 120+ MCQ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है कि जैसे MS ऑफिस से इस बार 40 क्वेश्चन है, हो सकता है कि कल को ±5 हो जाए, 35 हो जाए या 45 हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये मेन चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, वन ऑफ द मेन चैप्टर्स। इनसे मतलब कि इनसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है कंप्यूटर में, है ना। चाहे आप प्रोफेशनली देखो, कोई भी पर्सन अगर कोई ये कहता है कि मुझे कंप्यूटर का बेसिक आता है पूरा, है ना, प्रैक्टिकली भी आता है, तो उसको यही चीजें आती होंगी, उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होगी, उसको MS ऑफिस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है, इंटरनेट को चलाना आता होगा, उसको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग करना आता होगा, उसको डेटा कम्युनिकेशन की भी नॉलेज होगी, ठीक है। और लास्ट में हिस्ट्री तो चलो है ही है, पर लेकिन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का तो उसको पता होगा ना कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है ना, रैम में कैसे मतलब कि डेटा चलता है, फ्लो कैसा होता है, रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, पेन ड्राइव क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, SSD क्या होती है, जो उसको सारा पता होगा। तो बेसिक चीज़ें स्टूडेंट यही हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो और आपने अगर कंप्यूटर को प्रिपेयर करना शुरू करना है तो आपका फोकस सिर्फ इन चैप्टर्स के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जिनमें सबसे पहले तो आता है हमारे पास डिफॉल्ट सेटिंग्स। अगर आप 24 अप्रैल वाला पेपर उठाओगे तो आपको 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर, कि MS पावरपॉइंट में MS एक्सेल में जो नंबर्स है वो कहाँ अलाइंड होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स है वो किधर अलाइंड होते हैं ना, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड। इस सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल,
कि वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, कौन सा कलर होता है, A4 साइज़ का जो A4 साइज़ की जो शीट है उसका क्या डायमेंशंस होते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए वर्ड का भी, एक्सेल का भी और पावर पॉइंट का भी, इन तीनों का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर में, जो आपने सीखनी नहीं है, जो कोई मतलब जो कोई कंसेप्चुअल नहीं है, जो आपको सिर्फ याद करनी है। और सेकंड है हमारे पास दोस्तों शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज जैसे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे 24 अप्रैल वाले पेपर में। एक तो था कि रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है ना, Alt+Y किसकी शॉर्टकट की होती है, एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा एक्टिव जितने भी हमारे, नहीं 2 क्वेश्चन नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन थे, याद आ गया मुझे, 5 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि अगर आपने कोई प्रोग्राम ओपन करा हुआ उसको सबको बंद करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो उसका था Alt+F4। आपसे पूछा गया था कि स्नाइप और है ना, स्नाइप वाली जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Window+Shift+S। तो ये सारे क्या है शॉर्टकट कीज के क्वेश्चन थे, और भी थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। कि जैसे आपने एक टेबल बनाया हुआ है वर्ड में, तो अगर आपने नेक्स्ट सेल बनाना है, नेक्स्ट अगर रो बनानी है तो क्या करोगे, लास्ट सेल में जाके क्या करते हैं हम, टैब दबाते हैं। तो ये भी क्या है, शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट कीज आपने सारी याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशंस। अब एब्रीविएशंस मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे। जैसे सिंपल थे इस बार कि सीपीयू में सी की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल होती है। डीएएमएम की फुल फॉर्म पूछी हुई थी आपसे, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ पता चल गई होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास फिगर्स हैं। अगर आप ये चीज़ याद कर लो, सिर्फ यही याद कर लो, डिफॉल्ट सेटिंग्स याद कर लो, आप शॉर्टकट कीज याद कर लो, आप एब्रीविएशन याद कर लो, तो भाई 20 एमसीक्यू तो यही बना देंगे बिना कोई टॉपिक पढ़े। सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, अगर वही आप देख लो तो उसी से ही आपके 20 मार्क्स बन जाएंगे, है ना। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा होगा, कंप्यूटर किसने बनाया, है ना, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसको बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्राम किसने लिखा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेडी आडा लेवलेस का क्वेश्चन आया हुआ था। मे बी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, या हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, एलन ट्यूरिंग उसका नाम है। आपको पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, अकेला फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना, चार्ल्स बैबेज। ये सारे के सारे नाम है हमारे पास, है ना। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है पास्कल इन जो कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। तो ये आपको पता होना चाहिए कुछ फैक्चुअल जो नेम है, इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो परम गंगा इज एसोसिएटेड विद, तो परम गंगा भी क्या था हमारे पास, सुपर कंप्यूटर था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको 4-5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, एमसीक्यू यहाँ पे आ जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ पे ही है, और बाकी का काम ये वाले कर देंगे आपके, है ना, डेटा कम्युनिकेशन, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस वगैरह। तो इनको आपने मेन फोकस आपका यही रहना चाहिए। सारे चैप्टर कभी भी नहीं करने होते दोस्तों। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क कोई भी कर सकता है, लेकिन हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं मिलता। उससे नॉलेज आपकी बढ़ सकती है, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन मिलेगा स्मार्ट वर्क से, कि जो पेपर में आ रहा है उसके रेलेवेंट चीज़ें ही आपने पढ़नी है, ठीक है। जो रेलेवेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो, वही आपका एग्जाम क्लियर करवाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि यूपीएससी का अगर पेपर देना है तो सब कुछ आना चाहिए, तो भाई सब कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर सब कुछ ही आता है तो फिर तो कुछ और कर लो, है ना। सब कुछ नहीं आना चाहिए, जो एग्ज़ाम की एक डिमांड होती है बस उसी को ही देखना हमने, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है, ठीक है। हमारा टारगेट है JOAIT का एग्ज़ाम क्रैक करना, है ना। तो उसके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वही देखेंगे हम, क्लियर है ना। तो जैसे मैंने दोस्तों कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी दी है, वैसे ही मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको हिमाचल जीके की अलग से स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है। आपको जीएस की अलग से स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, करंट अफेयर्स का अलग से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि हाउ एंड व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कि कब स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन, ठीक है। तो देखो एक हमारे कोई फिलोसोफर था, मुझे नाम नहीं पता उसका, उसने कहा है कि नाउ इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, कि काम शुरू करने का सबसे जो सही समय है ना वो अभी है, ठीक है, इसी वक्त है। तो व्हेन का तो देखो एक ही आंसर होता है नाउ,
इसका कोई टाइम नहीं होता, ये अभी के अभी शुरू करो। आपके प्लस 2 के पेपर हो चुके होंगे या होने वाले होंगे या खत्म होने वाले होंगे, तो अभी समय है, अभी शुरू करो। क्योंकि JOIT का हमें पता है कि हर साल एग्जाम आता है, साल में 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का वेट तो करना ही नहीं है, प्रेपरेशन तो अभी से शुरू करो अपनी, ठीक है ना, प्रेपरेशन अभी से ही शुरू करो, ठीक है। बाकी एग्जाम ये जो JOIT का एग्जाम है ये सबको फिल करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लस 2 और ग्रेजुएशन, सबने एग्जाम देना है, ठीक है। किसी ने ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो मैं ये इस एग्जाम को नहीं भरूंगा, ऐसा नहीं करना। एग्जाम को क्रैक करो और उसके बाद कहो कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, तो बात बनती है। तो एग्जाम सबने देना है दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है और आज के टाइम पे आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब काफ़ी किस्मत वालों को ही मिलती है ना, या फिर जो स्मार्ट वर्क करते हैं उनको मिलती है, ठीक है। अब व्हेन का तो हमें पता चल गया कि भाई नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। अब सेकंड है हाउ, कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए देखो एक जो वीडियो है, ये वाली वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने स्टार्ट करनी है, कोई भी चीज़ अगर आपने दोस्तों स्टार्ट करनी है, कोई भी प्रेपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, मान लो आपने JOIT का पेपर की तैयारी करनी है, तो आपको चाहिए क्या उसके लिए? उसके लिए आपको चाहिए कि सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल चैप्टर्स की कंपोनेंट्स की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया, बाकियों का आपको आगे आगे लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको PAYQ का एनालिसिस पता होना चाहिए कि लास्ट 3-4 ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्या क्या चीज़, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका क्या क्या लेवल है, क्या वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, क्या वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो उनके ऊपर जो लेक्चर्स हैं दोस्तों, हम आपको अगले पूरा वीक लेक्चर देते रहेंगे डेली 8 PM पे। डेली 8 PM हमारे YouTube चैनल पे आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है किसी भी तरह की JOIT के एग्जाम को लेके, तो स्ट्रिप में जो नंबर चल रहे हैं दोस्तों, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको फुल्ली गाइड किया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। बाकी YouTube पे हमारे साथ बने रहना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्लिक बेल आइकन जो होता है उसको आप एक बार प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी क्लासेस की। टाइमिंग है 8 PM, 8 बजे क्लासेस होंगी, ठीक है। बाकी जो भी आपको स्टडी मटेरियल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें, टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आज की जो सेशन है इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हो JOIT की, तो आपका कोई छोटा भाई बहन अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि हर कोई इस वीडियो का यूज़ कर सके, ठीक है, फ़ायदा उठा सके। बाकी अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।